सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज की हम अपनी कक्षा शुरू करते हैं। कक्षा 5वीं, विषय हिंदी, उप विषय पाठ 5 संज्ञा। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण। व्याख्यान 1। बच्चों, व्याकरण में संज्ञा क्या है? व्याकरण में संज्ञा एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द आपने अभी पहले भी पढ़े थे, विकारी और अविकारी। तो संज्ञा क्या है? एक विकारी शब्द है जिसमें परिवर्तन किया जा सकता है। आज इस व्याख्यान में हम संज्ञा की परिभाषा तथा उसके भेदों की परिभाषा और उसके उदाहरण के बारे में जानेंगे। बच्चों, संज्ञा की परिभाषा पढ़ने से पहले हम यह जो गद्यांश दिया गया है सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे। इसमें कुछ नाम आए हुए हैं, जैसे यह सनाया का कमरा है। एक लड़की है जिसका नाम सनाया है, यह उसका कमरा है। उसके कमरे में 2 तस्वीरें हैं तथा पढ़ाई के लिए मेज और कुर्सी भी है। मेज पर कुछ किताबें रखी हुई हैं। उसके कमरे की सुंदरता देखते ही बनती है। यहाँ वह अपनी सहेली विभा के साथ खेल रही है। दोनों में बहुत अच्छी मित्रता है। बच्चों, ऊपर दिए वाक्य में आए रंगीन शब्दों पर ध्यान दीजिए। ये शब्द व्यक्ति, वस्तुओं तथा भावों के नामों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। आइए जानते हैं व्यक्तियों के नाम। सबसे पहले व्यक्तियों के नाम में किस किस के नाम आए हैं? सनाया और विभा। दूसरा है वस्तुओं के नाम। वस्तुओं के नाम में आए हैं कमरा, तस्वीरें, मेज, कुर्सी और किताबें। तीसरा है भावों के नाम। भावों के नाम में आया है पढ़ाई, सुंदरता और मित्रता। बच्चों, इस तरह आपने देखा कि ये सभी शब्द किसी न किसी नाम की ओर संकेत कर रहे हैं। नाम का पर्यायवाची शब्द है संज्ञा। क्या है नाम का पर्यायवाची शब्द? संज्ञा। संसार में जितने भी नाम सूचक शब्द हैं संज्ञा शब्द कहलाते हैं। हर एक व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का कोई ना कोई नाम होता है, तो वे सभी संज्ञा शब्द कहलाते हैं। अब हम संज्ञा की परिभाषा पढ़ेंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव के नाम का परिचय कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। एक बार दोबारा से पढ़ेंगे। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी और भाव के नाम का परिचय कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। आप परिचय की जगह बोध भी लिख सकते हो। बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। अब हम जानेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे और उसके उदाहरण। यहाँ आप 2 चित्र देख रहे हो। पहला चित्र है थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। किसने किया था बल्ब का आविष्कार? थॉमस एडिसन ने। और ये दूसरा जो चित्र है वो गंगा नदी का है। तो गंगा हमारी क्या है? पवित्र नदी है। तो ये दोनों आपने चित्र देखी। अब इसके बारे में जानते हैं कि जो थॉमस एडिसन नाम आया है वो क्या है? वो एक व्यक्ति का नाम है। किसका नाम है? एक व्यक्ति का नाम है। तथा गंगा एक नदी विशेष का नाम है। यहाँ पर नाम आए हैं, एक व्यक्ति का नाम आया है और एक नदी का नाम आया है। तो इस प्रकार अब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा जानेंगे। जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, विशेष के नाम का
बोध कराते हैं वे व्यक्तिवाचक शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक शब्द। जैसे यहाँ पर उदाहरण, आप अन्य उदाहरण देखिए, सूर्य, पृथ्वी, नमन, अंकिता, भारत, नेपाल, है ना। अब ये क्या है? व्यक्तिवाचक के उदाहरण हैं। तो व्यक्तिवाचक की क्या परिभाषा पढ़ी हमने? जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, विशेष, बच्चों ये ध्यान रखना, किसी विशेष स्थान, वस्तु, प्राणी के नाम का बोध कराते हैं वे व्यक्तिवाचक कहलाते हैं। मैं और उदाहरण आपको बता देती हूँ, जैसे रमेश। अब यहाँ पर रमेश क्या है? व्यक्ति का नाम है। इसी तरह दूसरा उदाहरण होगा आगरा, जैसे यहाँ पर भी दिया हुआ है भारत, नेपाल। अब ये क्या है? स्थान के नाम है। अगला है जैसे रामायण। रामायण एक पुस्तक है, तो यह एक पुस्तक का नाम है। तो ये सब एक विशेष व्यक्ति, वस्तु, प्राणी के नाम का बोध करा रहे हैं, तो इसलिए ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम दूसरा जातिवाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे। सबसे पहले उसके उदाहरण हैं, लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, वह अपने दोस्त से बातें कर रहा है। अब जो ये चित्र दिखाए गए हैं बच्चों, इन वाक्यों में प्रयुक्त क्या है? लड़के, फुटबॉल, पक्षी और दोस्त शब्द एक विशेष प्राणी या वस्तु के बारे में न बताकर हमें क्या बता रहे हैं? पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। किसका बोध करा रहे हैं? पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। अब हम जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा पढ़ेंगे। क्या परिभाषा है इसकी? जो संज्ञा शब्द एक जैसे प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध कराते हैं, जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जातिवाचक में और अन्य उदाहरण मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कुत्ता, गाय, हाथी, मनुष्य, पहाड़। ये सब क्या है? एक जाति का बोध करा रहे हैं, तो इसलिए इन्हें जातिवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। एक बार पुनः पढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा। जो संज्ञा शब्द एक जैसे प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध कराते हैं, जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। बच्चों, अब जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं। एक होता है समूह। समूह आपने देखा होगा, झुंड। जैसे भेड़ों का झुंड जा रहा है ना, तो वो एक समूह होता है। जो भीड़ होती है, लोगों की भीड़, वो भी एक समूह होता है। दूसरा है द्रव्यवाचक। क्या है दूसरा? द्रव्यवाचक। तो यहाँ पर पहले हम समूहवाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे। जैसे यहाँ पर ये कुछ चित्र भी दिए गए हैं, इनके नीचे कुछ वाक्य भी लिखे हुए हैं, इनको पढ़ते हैं पहले। कक्षा में सभी छात्र पढ़ रहे हैं। यह गुलदस्ता नेहा ने बनाया है। भेड़ों का झुंड मैदान में चल रहा है। अब आपने देखा जो ये शब्द आए हैं, कक्षा, गुलदस्ता और फूलों का समूह। गुलदस्ता क्या होता है? फूलों का समूह। अगला है झुंड। झुंड क्या है? प्राणियों का समूह। प्राणियों का एक समूह जो झुंड होता है। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि जहां पर किसी प्राणी, वस्तु आदि समूह या समुदाय का बोध हो, वहां समूहवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। चलिए अब हम समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा जानते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से प्राणी, वस्तु आदि के समूह या समुदाय का बोध होता है, वे
समूहवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समूहवाचक संज्ञा शब्द। जैसे अभी आपने पढ़ा कक्षा, वो भी एक पूरे समूह का बोध करवा रहा है। गुलदस्ता, गुलदस्ता किससे बनता है? फूलों से बनता है, तो वो भी क्या है? फूलों का समूह। इसी तरह झुंड, अब झुंड किसका है? प्राणियों का समूह होता है। जैसे यहाँ पर चित्र में आपने देखा भेड़ों का झुंड मैदान में चल रहा है। तो इस प्रकार समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा यह हुई कि जिन संज्ञा शब्दों से प्राणी, वस्तु आदि के समूह या समुदाय का बोध होता है वे समूहवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। बच्चों, अब हम जानेंगे जातिवाचक का तो दूसरा उपभेद है द्रव्यवाचक। पहले हमने पढ़ा समूहवाचक, अब हमने द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिए हुए हैं, चित्र के साथ दिए हुए हैं। कटोरी में चावल रखे हैं। यहाँ चित्र में आप देख रहे हो सोना बहुत महंगा है। ये जो औरत है ये सुनार से कह रही है सोना बहुत महंगा है। और यहाँ पर भी जो यहाँ पर ये है स्त्री, ये दुकान वाले से घी खरीद रही है और कह रही है 2 किलो घी दे दीजिए। क्या कह रही है? 2 किलो घी दे दीजिए। तो आप देख रहे हो इन वाक्यों में चावल, सोना और जो घी शब्द है वो क्या है? द्रव्यवाचक है। क्या है? द्रव्यवाचक। द्रव्य पदार्थों की पहचान यह है कि इनसे तरह तरह की वस्तुएं बनाई जाती है। क्या पहचान है द्रव्यवाचक की? कि इनसे तरह तरह की वस्तुएं बनाई जाती हैं। चलिए अब हम द्रव्यवाचक की परिभाषा जानते हैं। परिभाषा है जो शब्द किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध कराते हैं वे क्या कहलाते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द कहे जाते हैं। जो शब्द किसी धातु, द्रव्य, धातु अभी आया था जैसे सोना, चांदी, पीतल, तांबा, ये क्या है? धातु है। और द्रव्य हो गया जैसे आपका घी, तेल, पानी आदि। तो जो शब्द किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध कराते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द कहे जाते हैं। ठीक है, जैसे इसका उदाहरण और दे देती हूं मैं से दूध, पानी, मक्का, चावल, तांबा, पीतल, कोयला, अनाज आदि। चलिए अब हम आगे जानेंगे भाववाचक संज्ञा के बारे में। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा के सबसे पहले हम उदाहरण जानेंगे। उदाहरण के आधार पर ही हम अपने संज्ञा की जो परिभाषा है, चाहे वो भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है, उसकी पहचान हम अपने आप कर सकते हैं। जैसे पहला उदाहरण दिया है, बारिश के बाद हरियाली छा गई। महात्मा गांधी जी ने अहिंसा का पाठ पढ़ाया। बचपन के दिन वापस नहीं लौटते। अब यहाँ आप इन वाक्यों में आपने देखा कि हरियाली, अहिंसा और बचपन, ये शब्द क्या है? अमूर्त अनुभूति या भावना की ओर संकेत कर रहे हैं। इनका कोई रूप या आकार नहीं है, इन्हें केवल हम महसूस कर सकते हैं। तो भाववाचक संज्ञाओं का संबंध हमारे भावों से होता है। किससे होता है? हमारे भावों से होता है। इनका कोई रूप या आकार नहीं होता, इसे हम केवल महसूस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम भाववाचक संज्ञा की परिभाषा जानते हैं। भाववाचक संज्ञा की क्या परिभाषा है? जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, शील, स्वभाव, धर्म, अवस्था का बोध कराते हैं वे भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। एक बार पुनः पढ़ते हैं। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण,
उसके कैसे गुण हैं उसके अंदर, उसके दोष, उसकी जो बुराइयां हैं, उसका जो शील यानी कि जो उसका शांत, जो उसका स्वभाव है, उसका धर्म है, उसकी अवस्था है आदि का बोध कराते हैं, भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। बच्चों, अब आपने एक एक करके संज्ञा के तीनों भेदों की परिभाषा जानी। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक के दोनों उपभेदों की भी परिभाषा समझी आपने, द्रव्यवाचक और समूहवाचक की। चलिए अब देखते हैं कि जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम और क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना कैसे की जाती है। सबसे पहले है जातिवाचक शब्द दास। अब इसको हम भाववाचक में बदलेंगे तो क्या बनेगा? दासता। मानव, मानवता। लड़का, लड़कपन। मित्र, मित्रता। मनुष्य, मनुष्यता। तो ये जातिवाचक सारे शब्द थे जिसको हमने भाववाचक शब्दों में बदला तो उनके ये शब्द बन गए। बच्चों, अभी हमने जातिवाचक संज्ञा शब्दों को भाववाचक संज्ञा में बदला था। कुछ विशेषण शब्द भी होते हैं जिनको हम भाववाचक संज्ञा में बदल सकते हैं। जैसे सुंदर, ये क्या है? विशेषण है, तो इसकी भाववाचक संज्ञा क्या बनी? सुंदरता। लाल, लालिमा, और इसको लाली भी बोल सकते हैं। मधुर, मधुर से क्या बना भाववाचक संज्ञा? मधुरता। निर्मल से निर्मलता। निपुण से क्या बना? निपुणता। अब हम सर्वनाम शब्दों को भी भाववाचक संज्ञा में बदलेंगे। जैसे अपना, अपना से भाववाचक क्या बना? अपनापन। मम से ममत्व। अहं से अहंकार, अहंकार का अर्थ होता है घमंड। निज, निज से क्या बना? निजता। सर्व, सर्व से क्या बना? सर्वस्व, जिसका अर्थ होता है सबका। अब है क्रियाओं से। क्रिया शब्द है जिसको हमने भाववाचक संज्ञा में बदला। लिखना, लिखावट। चलना, चाल। जीतना, जीत। पढ़ना से क्या बना? पढ़ाई। एक बार फिर से देखते हैं। लिखना से लिखावट। बच्चों, ये सारे क्रिया शब्द हैं। चलना, लिखना, जीतना, पढ़ना, इनसे भाववाचक बदलेंगे तो लिखना से बना लिखावट, चलना से बना चाल, जीतना से बना जीत, और पढ़ना से बना पढ़ाई। आज हमने जो यह पाठ पढ़ा संज्ञा का, उसमें हमने क्या क्या सीखा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले है व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। यह परिभाषा भी हमने पढ़ी है कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं: समूहवाचक तथा द्रव्यवाचक। कौन कौन से? समूहवाचक तथा द्रव्यवाचक। भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्दों से होती है। किससे होती है? भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्दों से होती है। आशा है बच्चों आज का आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से आपको इस पाठ को पुनः पढ़ना है ताकि आपको कोई भी इसमें परेशानी हो तो आप पूछ सकते हो। बच्चों, आज व्याख्यान 1 में जो हमने संज्ञा के बारे में जाना है, उसी के आधार पर आज का आपका गृह कार्य है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इन चारों प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में यानी कि हिंदी की नोटबुक में साफ व सुंदर लेख में लिखने हैं। प्रश्न क, संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। आपने संज्ञा की परिभाषा लिखनी है,
तथा उसका एक उदाहरण भी देना है। प्रश्न ख, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? प्रश्न ग, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? प्रश्न घ, समूहवाचक संज्ञा द्रव्यवाचक संज्ञा का अंतर उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। दोनों का एक एक उदाहरण लिखकर आप स्पष्ट कर सकते हो कि कौन सा समूहवाचक है और कौन सा द्रव्यवाचक। इसको आप जब उदाहरण लिखोगे तो उसका उपयोग आप वाक्य में कर सकते हो। ठीक है बच्चों, अब आपको ये सारा गृह कार्य आपको अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए। धन्यवाद।